हेलो। हाँ जी। हेलो। यस हाँ इट इज ऑडिबल। हाँ नाजुक मैम आगे। ठीक है, ये दो बच्चे हैं, नूरदीप और सेकंड बच्चा। अपना नाम बताओ मैडम को, मैडम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको। शी इज ए वेरी ब्राइट टीचर, राइट? So she will teach you the chemistry basics along with the all the aspects of the need. ठीक है बेटे। नूरदीप, am I audible to you? यस माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू। नूरदीप, आपको आवाज आ रही है बेटे मैडम की? Yes, हाँ ठीक है, yes, ठीक है। yes, ma'am. So students, I will teach you the course of chemistry. It is basically introduction. So your first chapter is some basic concepts in chemistry. We will start with the introduction part today. What is chemistry? Blackboard is visible to you? Yes. बोर्ड मैडम उल्टा दिख रहा है क्या? इसमें वो अल्फाबेट सारे उल्टा दिख रहे हैं। नहीं सर, वो सीधा ही है एक्चुअली, बट अच्छा रखा उल्टा हुआ है। अच्छा अच्छा। बेटे आईफोन, अपना नाम बताना। आपको आवाज आ रही बेटे? अपना नाम लिखो ना, फिर हम लोग कैसे बात करेंगे ना आपसे। So what is matter? हाँ Anything जी, that occupies space. कोई भी ऐसी चीज जो है, केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है। अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री? अगर हम अपने एवरीडे लाइफ में देखते हैं तो फ्रॉम केमिस्ट्री व्हाट डू वी एक्चुअली गेट? क्या क्या चीजें हमें केमिस्ट्री जो है वो प्रोवाइड कर रही है? हाँ जी, नूरदीप कौर बताए। Ma'am, medicines. यस, मेडिसिन, डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब अलग अलग मेडिसिन में भी हमारे पास कैटेगरीज होती हैं। जैसे वी हैव एनाल्जेसिक्स। सो एनाल्जेसिक्स क्या है? बेसिकली दीज आर पेन किलर्स, राइट? आइबुप्रोफेन हो गया, पैरास्टामोल, ये सारे एनाल्जेसिक्स में। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं हमारे पास केमिकल्स? एनाल्जेसिक्स होते हैं। देन वी हैव ट्रैंक्विलाइजर्स, वी हैव डिफरेंट डिप्रेसेंट्स, राइट? Ma'am, what are tranquilizers? ट्रैंक्विलाइजर्स बेसिकली होते हैं जो टेंशन को रिलीव करते हैं। ठीक है। इस तरह से डिप्रेसेंट्स। इसके अलावा कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स भी हमें केमिस्ट्री से ही मिलते हैं। एग्जाम्पल जैसे सिस्प्लेटिन है। सिस्प्लेटिन इज योर लाइफ सेविंग ड्रग। तो जो सिस्प्लेटिन है, इट इज यूज्ड बेसिकली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर पेशेंट्स। ठीक है, दैट वी आल्सो गेट फ्रॉम केमिस्ट्री। इसके अलावा हमारे पास एक ड्रग है विच इज कॉल्ड AZT, दैट इज योर azithromycin. It is azithromycin. This is the drug which is used for treating AIDS victim. जितने भी हमारे पास एड्स के पेशेंट्स हैं उनको हम ये केमिकल जो है यूज करके वी ट्रीट दिस एड्स डिजीज। ठीक है। सो दिस केमिकल वी आल्सो गॉट फ्रॉम केमिस्ट्री। इसके अलावा केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है, जितने भी हम मेटल्स जो है यूज कर रहे हैं ज्वेलरी में, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, these all metals we are getting from the chemistry.
polymer लाइक यू कैन से दैट कि हमारे पास जैसे एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स, रेलवेज, इन सब में हमारे पास एक प्रोडक्ट यूज होता है दैट इज योर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, डीजल यूज करेंगे तभी ये चलेंगे। सो ये हमारे पास सारे पेट्रोल, डीजल और यू कैन से दैट कोल, ये सारे प्रोडक्ट्स हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? केमिस्ट्री। इसके अलावा जैसे वॉर वगैरह होती है कोई, ठीक है, तो उसमें हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब बनता है, पॉइजनस गैसेस रिलीज होती है, मस्टर्ड गैस हो गई, फॉस्जीन हो गई। ठीक है, ये एक्सप्लोसिव मटेरियल्स होते हैं एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए या हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए। ये सारे केमिकल्स कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम केमिस्ट्री, राइट। इसके अलावा हमारे पास जितने भी यू कैन से दैट बेटर हेल्थ के लिए, बेटर सैनिटेशन फैसिलिटीज के लिए भी हमारे पास केमिस्ट्री ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल। जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर्स जो हम यूज करते हैं अपनी क्रॉप्स की यील्ड को इंक्रीज करने के लिए, उसको बढ़िया रखने के लिए, जितने भी हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं वो भी सारे क्या होते हैं? केमिकल्स। जैसे यू कैन से दैट यूरिया। ठीक है, यूरिया क्या है? इट इज अ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ये भी हमारे पास कहाँ से आए हैं? केमिस्ट्री से। इसके अलावा वी हैव सोडियम नाइट्रेट, दिस इज ऑल्सो यूज इन फर्टिलाइजर। फॉर्मूला क्या होगा सोडियम नाइट्रेट का? NaNO3। ये भी एक केमिकल प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स हो गए, फंजाइसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स, ये सारे हमें कहां से प्रोवाइड हुए हैं? बाय केमिस्ट्री। Here, this was the introduction part. So, how chemistry is helpful to us? So, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास, इसमें बेसिक्स है जो आपने मोस्टली लोअर क्लासेस में थोड़ा सा पढ़ा होता है। लाइक यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद मैटर। मैटर होता है कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ मास हो, विच पोजेस मास, इट ऑक्युपाई स्पेस, ये कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं और हम इसकी प्रेजेंस को अपनी 5 सेंसेस के साथ फील कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी आ सकता है, चेयर हो गया, टेबल, आयरन, प्लास्टिक, गोल्ड, वाटर, मिल्क, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर हम मैटर की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वी कैन क्लासिफाई द मैटर इन 2 कैटेगरीज। वन इज योर फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड इज योर केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकली हम कैसे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं मैटर को, और केमिकली कैसे कर सकते हैं? इफ वी टॉक ऑफ द फिजिकल क्लासिफिकेशन, तो फिजिकली आप क्लासिफाई कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड इज इन टर्म ऑफ गैस। This you have studied in the lower class also. What is solid? हाँ जी सर। Which has definite shape, which has definite volume. ठीक है, कोई भी ऐसी सब्सटेंस जिसका कोई कोई डेफिनेट सॉलिड, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका कोई डेफिनेट शेप है, कोई डेफिनेट वॉल्यूम है, हम उसको क्या बोल देते हैं? सॉलिड, राइट। It has definite shape as well as it has definite volume. अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो यू नो लिक्विड, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर। क्या वाटर की अपनी शेप होती है? नो। आंसर इज नो। देखो, जैसे हम वाटर की बात करें तो वाटर हैज डेफिनेट वॉल्यूम। अगर हम वाटर को कंटेनर में डालते हैं तो वो उसकी शेप एक्वायर कर लेगा। इफ वी पुट इन द ग्लास ऑफ इन अ ग्लास, इट विल एक्वायर द शेप ऑफ द ग्लास। जग में डालेंगे वो उसकी शेप एक्वायर कर लेगा। सो वाटर जो है या लिक्विड जो है जिसमें वी डोंट हैव एनी डेफिनेट शेप। ठीक है, इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगी, ये उस कंटेनर की शेप एक्वायर कर लेगा जिसमें ये डाला गया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव गैस। गैस में ना तो हमारे पास शेप होती है, नीदर वी हैव डेफिनेट शेप, नीदर वी हैव डेफिनेट
वॉल्यूम। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन क्लासिफाई द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात, वन इज योर होमोजीनियस एंड सेकेंड इज योर हेट्रोजीनियस। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम दो मैटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज योर homogeneous, second is your heterogeneous. We have same kind of phase. Let us say अगर हमारे पास air है तो air is a mixture of gases. We are having different kind of gases and different percentage in it. We have nitrogen gas, we have oxygen gas, right? ठीक है, so जब हमारे पास एक ही phase present हो किसी भी mixture में तो हम उसको बोल देते हैं homogeneous mixture. You can take the example of air. Air is a mixture of gases, right? Similarly, अगर हम इसमें एक फेज से ज्यादा है, let us say we take the mixture of sand and water. अगर हम sand और water दो चीजों का मिक्सचर लेते हैं तो आपको पता है कि sand कभी भी water में डिसॉल्व नहीं करेगा, because it has more weight, it will settle at the bottom. ठीक है, so ऐसे इसमें हमारे पास sand जो है it is solid state and water is in liquid form. So इसमें दो phases present हैं, one is your solid and ज्यादा phases होते हैं, they are called heterogeneous mixtures, right? or heterogeneous material. Next is your element. What is element? Naturally occurring substance which is made up of similar kind of atoms. हाँ, एलिमेंट होता है हमारे पास सबसे सिंपल फॉर्म किसी भी सब्सटेंस की। एलिमेंट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस जिसको हम ना तो ब्रेक कर सकते हैं फर्दर और ना ही उसको बना सकते। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस ऑफ एलिमेंट जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो, उसको बोलते हैं कंपाउंड। वी आर टेकिंग द सिंपल एग्जांपल लाइक वाटर, इसमें दो चीजों से बना हुआ है, वन इज योर हाइड्रोजन एंड सेकेंड इज योर ऑक्सीजन। अगर हम इसकी रेशियो की बात करते हैं तो वी नो दैट इन द केस ऑफ वाटर इसकी रेशियो कितनी होती है? 1:8। 1:8 कैसे आई होगी रेशियो? बिकॉज हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर इज 1, राइट? 1 into 2 2 बन गया। ऑक्सीजन का होता है 16, सो रेशियो इज 2:16। जब आप इसको कटिंग करोगे तो इट कम 1:8। इसलिए ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड्स। अब आगे हम कंपाउंड्स भी दो तरह के इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइक वन इज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सेकेंड इज योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसी के बेसिस पे हमने केमिस्ट्री को भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट ब्रांचेस। यू नो वी हैव वन हम कुछ ब्रांचेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, कुछ हम जो है टॉपिक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं विच आर बेसिकली कंटेनिंग कार्बन। जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं ये सारे कौन से होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जितने भी कंपाउंड्स कार्बन को अलावा उसके छोड़ के, जैसे यू कैन से फॉस्फोरस वी आर हैविंग, राइट? वी आर हैविंग अदर एलिमेंट्स, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारे कार्बन एक्सेप्ट कार्बन जितने भी कंपाउंड्स हैं दे आर इंक्लूडेड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसी की स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा फर्दर ये पॉइंट लिख सकते हो कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब यहाँ से ओरिजिनेट हुए थे। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम
rocks and minerals. These are originated from rocks and minerals, organic compounds. Next, we have one basic term, that is your atomicity. So atomicity क्या होता है? Atomicity is basically number of atoms present in One number element. of atoms present in an element or a compound. किसी भी एक एलिमेंट में उसके कितने एटम्स प्रेजेंट हैं. जैसे एग्जांपल, इफ वी टॉक ऑफ ओजोन, फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज योर O3. ठीक है, तो इसमें कितने हमारे पास ऑक्सीजन ज्वाइन होके ओजोन बना रहे हैं? 3. सो इसकी एटॉमिसिटी होगी 3. ठीक है, कितने एटम्स किसी मॉलिक्यूल में, एलिमेंट में प्रेजेंट हैं, तो वो उसकी एटॉमिसिटी होगी. On the basis of this atomicity, we can also classify two types of, you can say that molecules. एक हमारे पास होते हैं, and one we have homoatomic and second we have heteroatomic. होमो वर्ड से ही पता चल रहा है. होमो का मतलब हम होमो बायो में भी यूज करते हैं. होमो मीन्स सेम काइंड ऑफ एटम्स और सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स. जब कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही तरह के एटम से बना हो, उसको बोलते हैं होमोटॉमिक. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन, ओजोन. तो अगर हम इस मॉलिक्यूल में देखते हैं तो ऑक्सीजन कितने एटम से बना है? O2. वी आर हैविंग 2 सिमिलर ऑक्सीजन. सिमिलरली जो हाइड्रोजन है, इट इज ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम 2 सिमिलर हाइड्रोजन्स. अगर हम 3 ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो वी आर गेटिंग 3 डिफरेंट ऑक्सीजन, ओजोन मॉलिक्यूल. तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही तरह के सिमिलर एटम से बने, उसको बोलते हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स. Whereas if we talk of heteroatomic molecules, ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं विच आर फॉर्म ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, जो अलग अलग तरह के एटम से बनते हैं. यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसके अलावा यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ अमोनिया, NH3, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो HCl में हमारे पास हाउ मेनी एटम्स वी हैव? वी आर हैविंग 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, वी आर हैविंग 1 एटम ऑफ क्लोरीन. सो 2 अलग अलग तरह के एटम से बना. सिमिलरली अगर अमोनिया देखें, नाइट्रोजन के साथ वी आर हैविंग 3 हाइड्रोजन अटैच्ड. ठीक है, सो इट इज ऑल्सो हेट्रोटोमिक. कार्बन डाइऑक्साइड में वी आर हैविंग कार्बन अटैच विद 2 ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड. Carbon is attached to the oxygen via double bond. So it is also heteroatomic because it contains 2 different kind of atoms. अगर water की structure देखते हैं तो oxygen we have 2 lone pairs. This we will do in the further chapters. And they are attached to hydrogens. So this is your heteroatomic molecule. Heteroatomic होते हैं जिसमें अलग अलग तरह के atoms आपस में bonding करते हैं, और homoatomic होते हैं जिसमें एक ही तरह के atoms आपस में bonding करें. क्लियर हो गया? दीज आर द बेसिक टर्म्स व्हिच यू यूज इन केमिस्ट्री. Yes. एक बार यहाँ तक रिवाइज करिए सारा. जस्ट गो थ्रू वंस फॉर 5 minutes. Ma'am, this is very much clear because we have been doing this since a long time. ओके, एक क्वेश्चन लिखिए. Yes, ma'am. कैलकुलेट, गिव एन एग्जांपल ऑफ, Give गिव एन एग्जांपल ऑफ octatomic molecule. ma'am O8. No,
आपको वही एग्जांपल देनी है जो एग्जिस्ट करती है. गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑक्टाटॉमिक. एक और लिखो. ट्रायोटॉमिक. ऑक्टाटॉमिक, ट्रायोटॉमिक एंड diatomic and tetratomic. Yes, ma'am. Ma'am, diatomic could be H2, hydrogen gas. फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा आपने? डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. Ma'am, compound is a pure substance. Mixture is an impure substance. In compound, the composition is fixed. In mixture, the composition is not fixed. थर्ड The पॉइंट. melting and boiling point of a compound is fixed. The melting and boiling point of mixture is not fixed. जो मिक्सचर्स होते हैं हमारे पास, दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज. ये फिजिकल चेंजेस से बनते हैं. यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल? जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, वो क्या है? केमिकल चेंज. जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट हो जाए नए कॉन्स्टिट्यूएंट से, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बने हैं, जैसे हम पेपर को बर्न करते हैं, आयरन को रस्ट करते हैं, तो क्या हम दोबारा से उसको, उसका जो रिएक्टेंट है, क्या उसको वापस लेके आ सकते हैं? नो, इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड. तो ये क्या हुआ? केमिकल चेंज. लेकिन फिजिकल चेंजेस होते हैं जब हमारे पास पुरानी चीज हम वापस कर सकते हैं. यू कैन से दैट कि आइस को अगर हम वाटर, ठीक है. सो मिक्सचर फिजिकल चेंजेस से बनते हैं. कंपाउंड फॉर्म आर फॉर्म्ड बाय केमिकल चेंजेस. इसके अलावा और पॉइंट लिखा कोई? No, ma'am. मिक्सचर्स जो होते हैं, दे मे और मे नॉट बी होमोजीनियस. ये हो भी सकते हैं होमोजीनियस, नहीं भी हो सकते. whereas the compounds, they are always homogeneous. They are always homogeneous in nature. ठीक है. So this was the introduction part. Next we are going to start with the laws. देखो जितने भी हमारे पास के चैप्टर है, some basic concepts in chemistry, it is basically numerical chapter. इसमें से आपके न्यूमेरिकल्स जो है, राइट. जैसे आपका फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इसमें हम अलग अलग तरह के लॉज पढ़ते हैं. फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, मास कंजर्वेशन का क्या मतलब है? कि जो हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का, इट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. जितना मास रिएक्टेंट का होगा, इट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स. मास इज ऑलवेज कंजर्व इन द रिएक्शन. हम कहते हैं ना, law of conservation of energy. Energy is always conserved in the reaction. There is no loss or no gain of energy. Similarly, law of conservation of mass में mass is always conserved. जैसे आप कोई भी इक्वेशन लिखते हो, suppose mercury oxide, when heated, it gives you mercury, let us say 9.4 grams oxygen. ठीक है.
तो रिएक्टेंट का मास हमारे पास था 100 ग्राम और जो प्रोडक्ट का मास बना वो कितना बना? यू विल एड द मास ऑफ द टू प्रोडक्ट्स 92.6 प्लस 7.4, इट कम्स आउट टू बी 100. ठीक है, सो इससे हमने इक्वेशन से ये प्रूव किया जितना मास रिएक्टेंट का होगा दैट विल बी टोटली इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट. You can do it by the addition of the products, addition of the mass of the products, right? Clear हो गया? Yes, ma'am. Okay, अब हम इस पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं. सेम सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी होगी. इक्वेशन के बाद whatever the mass will be given to you, you will add up. ठीक है, and you have to prove the law. या तो आपको लॉ प्रूव करने के लिए पूछा जाएगा या फिर सेकंड वे, आप जैसे आपके पास है व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.85 grams of sodium chloride. What mass of silver nitrate will react with 5.85 gram of silver chloride? It is sodium chloride. To produce 14.35 grams of silver chloride and 8.5 grams of sodium nitrate. If the law of the conservation of mass is true, if the law of the conservation of mass is true, so how will you do it? सबसे पहले जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनानी होती है. जैसे हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट का कितना मास NaCl सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? You will be getting silver chloride. Obviously, Ag के ऊपर we are having plus charge and Cl के ऊपर we are having negative charge. You know, positive will combine with negative. हमारे पास with negative का कितना मास है हमारे पास? AgCl we are having 14.35. जो इसके वेट गिवन है वो लिख लेते हैं. सोडियम नाइट्रेट वी आर हैविंग 8.5 ग्राम्स. सिल्वर नाइट्रेट का मास हमें निकालना है और सोडियम क्लोराइड का मास हमें गिवन है 5.85. किस तरह से किया मैंने? ये स्नूदीप क्लियर है आपको इतना? Yes, ma'am. Ma'am, I have tried to calculate the answer also. Maybe it is इसलिए आप 17. x प्लस करोगे. एक वैल्यू को आप x प्लस 8.5, राइट? So this way you will calculate for x and you will put the units along with 17? answer is your 17 grams. Good. सिंपली आपने क्या किया, प्रोडक्ट का मास इक्वल कर दिया ऐड और उसमें से एक रिएक्टेंट का मास सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास सेकंड रिएक्टेंट का मास आ जाता. आगे लिखिए सेकंड. Blackboard is visible to you, no?
when 4.2 grams of sodium bicarbonate is added to solution of acetic acid weighing 10 grams. इसका weight given है acetic acid का 10 grams. It is obtained that it is obtained that 2.2 grams of carbon dioxide is released. जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को में ऐड किया तो हमने ये देखा कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है 2.2 जो इट इज गिवन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को आप ऐड करो एसिटिक एसिड में। सोडियम बाइकार्बोनेट इज योर NaHCO3। इसको आप ऐड करोगे एसिटिक एसिड में, क्या बनेगा प्रोडक्ट? देखो सोडियम हैज पॉजिटिव चार्ज, बाइकार्बोनेट नेगेटिव, ये पूरी चीज नेगेटिव, राइट? सो दिस नेगेटिव विल कंबाइन विद दिस पॉजिटिव, यू विल गेट CH3COONA प्लस। ये वाला H और ये वाली चीज किस तरह से निकलेगा प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड। सो हमने पहले रिएक्शन को जो है बनाना है, उसके बाद जो हमें गिवन है स्टेटमेंट में, वी विल राइट द वेट्स। सोडियम बाइकार्बोनेट इज गिवन टू यू 4.2 grams, यू विल पुट 4.2 grams। इसको हमने एसिटिक एसिड में ऐड किया 10 grams, और ये देखा गया कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है 2.2 grams। इससे भी हमें आइडिया जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज होनी है रिएक्शन में। और जो रेजिड्यू होता है, जो बाकी बच गया, ये चीजें हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, ठीक है। इस चीज से हमने ये प्रूव कर दिया कि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इट इज ट्रू। At last you will write, therefore it satisfies the law of conservation of mass. Note it down. No, ma'am. Done? Yes, ma'am. Okay. अब आपका देखो सेम न्यूमेरिकल है, the only values are changed. Write down statement. If 6.3 grams of sodium bicarbonate, if 6.3 grams of sodium bicarbonate is added to 15 gram acetic acid, the residue has a weight of 18 grams. Ma'am, 15 gram acetic acid? Yes. The residue has a weight of 18 grams. And you have to calculate
द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपने कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है, इसका मास गिवन है 18 ग्राम्स, एसिटिक एसिड इज 15 ग्राम्स, सोडियम बाइकार्बोनेट इज 6 पॉइंट। पहले लिखे मास ऑफ रिएक्टेंट, फिर मास ऑफ प्रोडक्ट्स, इसको x सपोज कर लें और x की वैल्यू आ जाएगी मैम 2.3। your answer is 3.3. check it again. Yes मैम 3.3। आंसर इज 3.3 ग्राम्स। ठीक है, क्लियर हो गया किस तरह से करना है? इसके सभी न्यूमेरिकल्स इसी तरह से सॉल्व होंगे। यस मैम। ओके, नेक्स्ट लिखे आगे। इसके बाद नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। यू आर इन सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड? मैम CBSE। ओके, विच स्कूल? कैम्ब्रिज। इन अमृतसर ओनली? नो मैम फगवाड़ा। ओके, राइट। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को एक और नाम दिया गया था, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। It is also called as law of definite proportion. ठीक है, सो ये लॉ ने क्या कहा था? It was basically proposed by the scientist J.L. Proust. It states that कोई भी जो केमिकल कंपाउंड होता है ना, जैसे वाटर है, वो हमेशा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से बनता है और वो एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर रेशियो में होते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया कि वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वो किसी रेशियो में प्रेजेंट है। कितनी रेशियो है वो? हाँ जी, व्हाट वाज द रेशियो? हाँ, इट वाज 1:8। सो यही कहा था इस लॉ ने, राइट ऑन द स्टेटमेंट। अ केमिकल कंपाउंड इज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स। A chemical compound is made up of same elements combined together in a fixed ratio by mass. In a fixed ratio by mass. ठीक है, इसके भी न्यूमेरिकल्स ही है। You just have to do the statement. What does it state? Example, and you have to do the numericals of it. देखो, इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े से इसमें अलग हैं। इसमें आपने क्या करना है? इसमें आपने परसेंटेज को इक्वेट करना है। वहां पे हमने मास के साथ डील किया था, ग्राम्स में हमने किया था। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन है, इसमें बेसिकली हम परसेंटेज के साथ डील करते हैं। मतलब कि जो हमारी परसेंटेज है, अब हम उसको इक्वेट करेंगे। राइट ऑन फर्स्ट स्टेटमेंट, 2.16 grams of copper metal when treated with nitric acid gives 2.70 grams of copper oxide. इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट, ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था, इसके साथ ही सेकेंड एक्सपेरिमेंट है। 1.15 grams of copper oxide upon reduction give 0.92 grams of copper. 1.15 gram of copper oxide upon reduction give
0.92 grams of copper. So that it illustrates the law. इसमें क्या पता चल रहा है आपको स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट रीड करो दोबारा से. 2.16 gram of copper metal when treated with nitric acid gives 2.70 gram of copper oxide and मतलब कहने का कॉपर ऑक्साइड से हमारे पास कितना कॉपर आया है? 2.16 ग्राम. 2.70 ग्राम कॉपर ऑक्साइड से वी आर गेटिंग हाउ मच कॉपर? 2.16 ग्राम. 16 gram. Yes. सो इसमें हम एक रेफरेंस लेके चलते हैं 100. हम इसको दूसरे टर्म्स में लिख रहे हैं. अगर 2.6 कितना कॉपर ऑक्साइड था? 2.70 ग्राम्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड. इट गिव्स यू 2.16 ग्राम्स ऑफ कॉपर. तो 100 ग्राम कितना देगा हमें? 100 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल गिव, यू विल अप्लाई द यूनिटरी मेथड, 2.16 divided by 2.75 into 100. ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लोगे, इसका आंसर निकालिए. सिमिलरली एक्सपेरिमेंट में भी करेंगे. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड. कितना कॉपर हमारे पास आ रहा है? 0.92 ग्राम्स ऑफ कॉपर. तो 100 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड हमें कितना कॉपर देगा? अगेन यू विल अप्लाई यूनिटरी मेथड. इसको आप ऊपर रखेंगे, 1.15 से डिवाइड, मल्टीप्लाई बाय 100. करें सॉल्व. मैम 80. अगर हमारे पास 80 ग्राम कॉपर है, तो फिर बाकी ऑप्शन कितना हुआ? अगर टोटल वी आर हैविंग 100 minus 80. if we are having 80 grams or 80% of copper, तो फिर ऑक्सीजन लेफ्ट विल बी 20%. ये आप साथ ही लिख लोगे. Therefore percentage of oxygen is 20%. Similarly इसके केस में कितना हो रहा है? सेकेंड केस. मैम 80. Yes, again you will get 80% of copper and the percentage of oxygen will be 20. 20%. ठीक है. सो इसमें क्या डिफरेंस था दोनों न्यूमेरिकल्स में? उसमें हम इक्वेट कर रहे थे वेट को, और यहाँ पे जो हम कर रहे हैं दैट वी आर इक्वेटिंग परसेंटेज, वी आर डूइंग इन परसेंटेज टर्म्स, राइट. नीचे लाइन लिख लो. Therefore it satisfies the law of definite proportion. Therefore it satisfies the law of definite proportion. इसके बाद सेकंड करना है. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. चलो मैं स्टेटमेंट ही लिख देती हूँ. Silver chloride is prepared silver chloride is prepared
Write on the statement. By dissolving 0.5 grams of silver wire, by dissolving 0.5 grams of silver wire in nitric acid. 0.5 grams of silver wire in nitric acid. The weight of the silver chloride is 0.66 grams. सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में 0.5 ग्राम है सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड जो हमारे पास बना वो उसका वेट गिवन है 0.66. सेकेंड वाले केस में यू आर हैविंग 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, यू आर हैविंग 1 ग्राम्स ऑफ सिल्वर और उसको हमने डिसॉल्व किया क्लोरीन गैस में, तो जो सिल्वर क्लोराइड बना उसका वेट 1.32 ग्राम्स है. शो दैट इट सेटिस्फाइज द लॉ. आपको बस ये चाहिए, वेट ऑफ सिल्वर 0.5, वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड 0.66. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में वेट ऑफ सिल्वर इज 1 grams, weight of silver chloride is 1.32. हाँ जी, do it yourself. Ma'am, we will do in the same way we did the previous one. It is the same method. You will write the percentage of silver in the silver chloride for the first experiment and then for the second experiment. Ma'am, can you do it? हाँ जी, write down. Yes, ma'am. सबसे पहले लिखो percentage of silver in silver chloride. कितनी परसेंटेज थी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में? 0.5. या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जिस तरह से आपने पीछे लिखा, 0.66 grams of सिल्वर क्लोराइड से कितना सिल्वर हमें मिल रहा है? 0.5. तो 100 ग्राम से कितना मिलेगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 0.66 इंटू 100. ठीक है, इस मेथड से सॉल्व कर लो. इसमें आपके पास सिल्वर भी आएगा और क्लोरीन भी निकालना है 100 में से माइनस. Yes, ma'am. 83.3. Yes, answer is your का आंसर आ रहा है 83 तो है ही नहीं. फर्स्ट का आंसर आ रहा है 75.76. इसको जब सॉल्व किया इट इज 75.76%. कैलकुलेशन मिस्टेक होंगी, दोबारा से करिए एक बार. Okay, ma'am. 0.66 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड से हमारे पास कितना सिल्वर आ रहा है? 0.5. तो 100 ग्राम से कितना आएगा?
1.32 divide by 1 into ये देखो कैसे 100. किया मैंने, 0.66 ग्राम सिल्वर क्लोराइड से इतना सिल्वर आ रहा है, 0.5 इट इज गिवन टू यू इन द स्टेटमेंट। तो 100 ग्राम से कितना आएगा, 0.5 डिवाइड बाय 0.66 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 75.76 आ रहा है। Yes, ma'am. हाँ, अब ये हमारे पास सिल्वर क्लोराइड की परसेंटेज आई है, सॉरी सिल्वर की आई है, तो क्लोरीन की कैसे करेंगे, यू विल सबट्रैक्ट इट फ्रॉम 100। करो Yes. 100 माइनस, $24.2. you will write percentage of your chlorine is 100 minus this, ये आपका आ गया 24। पढ़ो। Yes, ma'am. Michael? Yes, ma'am. Like we have calculated the percentage for both of the things. Now what we have to do? अब आपने सेकंड केस करना था ना, सेकंड वाले केस में सेम करना है, परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन फर्स्ट केस। तो उसमें हमारे पास देखो परसेंटेज कितनी आ रही है, सिल्वर क्लोराइड कितना था, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, और उससे हमारे पास 1.32 ग्राम बन रहा है ना सिल्वर क्लोराइड। तो यू विल राइट 1.32 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज सिल्वर। तो 100 ग्राम में कितना होगा, वो सॉल्व कर लोगे? Yes, ma'am. इतना ही आएगा आपका, और बाकी 100 में से माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, Yes, yes, yes. एक और करो इसके बाद न्यूमेरिकल 6 पॉइंट। वी विल डू दिस 2 लॉज टुडे। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स हम प्रैक्टिस करेंगे। 6.488 grams of lead combined with 1.002 grams of oxygen to form lead peroxide. Lead peroxide is also produced lead nitrate। दो एक्सपेरिमेंट्स हुए, एक ये वाला और एक ये। And it was found that percentage of oxygen, जो परसेंटेज है ऑक्सीजन की, इट इज 13.38%। आपने इलस्ट्रेट करना है, इट सेटिस्फाइज द लॉ। ट्राई करो, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं करवाती हूँ। Ma'am, what is lead peroxide's formula? लेड पेरोक्साइड इज योर PbO2, पर आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद नहीं रखना, आप सीधा लिखो लेड पेरोक्साइड। उसने क्या बोला है, 6.488 ग्राम्स ऑफ लेड जब इतने ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो क्या बनता है, लेड पेरोक्साइड। ठीक है, कहने का मतलब अब देखो कैसे करोगे ये न्यूमेरिकल।
सेकंड केस में क्या कह रहा है, लेड पेरोक्साइड एक और चीज से वो बनता है लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो, और उसमें हम ये देखते हैं कि क्या गिवन है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गिवन है। कहने का मतलब कि हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी, और सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में अब डायरेक्टली गिवन है आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, यही है ना? यस मैम। तो फर्स्ट वाले में परसेंटेज कैसे निकालोगे? सो व्हाट यू डू, मास ऑफ पेरोक्साइड फॉर्म्ड, ठीक है। पेरोक्साइड का मास कैसे बना है? पेरोक्साइड जब हमने ऐड किया था लेड को और साथ में ऑक्सीजन को, ये आ गया 6.488 प्लस 1.002, ये आ गया। इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 7.490। हाँ, ये आपका आ गया 7.490 ग्राम्स, राइट। इसका मतलब कि 7.490 ग्राम्स जो है लेड पेरोक्साइड, इससे हमारे पास कितना ऑक्सीजन बन रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन है ना। इतने ग्राम में कितना ऑक्सीजन है, ये वाला। यू विल राइट दिस मच इज इक्वल टू योर 1.002 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। इतने लेड पेरोक्साइड में इतना ऑक्सीजन है, तो 100 में कितना होगा? यूनिटरी मेथड 1.002 डिवाइडेड बाय 7.490 इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे, परसेंटेज में आ जाएगा, क्योंकि हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, और वो वाली परसेंटेज आपकी दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट से मैच करनी चाहिए। डू इट। मैम 0.2। नहीं, आपका 0.2 नहीं आना चाहिए, आपका सेकंड जितनी परसेंटेज है ना जो एक्सपेरिमेंट में गिवन है परसेंटेज, उतना ही आना चाहिए। दैट इज योर 13.38। इतना ही आना चाहिए आंसर। सॉल्व करो, आ जाएगा। Yes, ma'am. 13.38 is coming. ठीक है, therefore आप लिखोगे the percentage of oxygen in the first experiment is 13.38, और सेकंड में भी आपको कितनी गिवन है? 13.38। ठीक है, एक बार देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। No, ma'am. सारा समझ आ गया? Yes. ठीक है, अब ये आपने क्या करना है, इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। आपने कोई बुक ले रखी है रेफरेंस या कुछ एनसीईआरटी? नो मैम, एक्स्ट्रा बुक तो नहीं लिया, कौन सी लेनी चाहिए? फॉर सीबीएसई एनसीईआरटी है फॉर द बोर्ड्स, एंड रेफरेंस के लिए जो है वी विल प्रोवाइड यू फॉर द बोर्ड्स यू हैव टू परचेज एनसीईआरटी, नहीं तो प्रदीप से लो। मैम फॉर द नीट एग्जाम। फॉर द नीट एग्जाम की भी आती है हमारे पास ये वाली पब्लिकेशंस की, दिनेश आती है, मॉडर्न्स आती है, प्रदीप की आती है, अरिहांत आती है। ठीक है, वो नीट की मैं आपको बता दूंगी, लेकिन जो हमने आज किया है उसके लिए आप, जैसे आई हैव फॉलोड प्रदीप फॉर दिस न्यूमेरिकल्स, मैंने वहां से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के लिए आपको रेफरेंस बुक चाहिए होगी। ठीक है, तो ये वाले न्यूमेरिकल्स आपने प्रैक्टिस करने हैं, और दोनों लॉज कल इस तरह से रिवाइज करके आप third law we will start from tomorrow. Law of multiple proportion and law of reciprocal proportion. थैंक यू मैम। Okay, बच्चे।